हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है। मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं मेरे भाई सभी लोग मस्त होंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत आज वीक है और फिर भी पूरे जोश और एनर्जी के साथ आप लोगों को आज पढ़ाने का काम करूंगा। ठीक है ना। तो हम लोग आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्या के सभी उदाहरण को कवर करेंगे। ठीक है ना। और वास्तविक संख्या कक्षा 10 की गणित की सबसे जबरदस्त चैप्टर है। इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम आपकी मुश्किलों को आसान बना देंगे और सवाल को फाड़ करके रुमाल बना देंगे। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग पहला ही एग्जाम्पल कवर करेंगे। ठीक है ना। इसके पिछले वाले वीडियो को जितने भी मेरे भाई नहीं देखे होंगे वो जा करके एक बार जरूर देख लेंगे वीडियो को, ताकि उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जिसकी थ्योरी स्ट्रांग रहेगी, जिसका बेस स्ट्रांग रहेगा, वो चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लेगा और समझ भी लेगा सवालों को लगाने के लिए। ठीक ना। तो इसलिए जितने भी साथी नहीं देखेंगे वीडियो को पिछले वाले, वो जाकर के देख लेंगे लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखिएगा। लेक्चर 3 तभी समझ में आएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो ये सोचेगा कि हम लोग आगे की चीजें समझ लेंगे। नहीं, जब तक आप पीछे की चीजें नहीं कवर करेंगे या पीछे चीजें नहीं समझेंगे, तब तक आगे कैसे समझेंगे भाई। भाई किसी भी सीढ़ी पर चढ़ने से पहले आप सबसे पहले निचले सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तभी ना ऊपर सीढ़ी चढ़ती है। तो इसलिए सबसे पहले वाली सीढ़ी पे कदम रखना जरूरी है, तभी हम लोग एक एक करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। और अगर आप सोचेंगे उछाल मार के सारी सीढ़ियां पार कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सभी लोग शुरू से स्टार्ट करिए और एक बेहतरीन तरीके के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक है ना। तो आइए देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या कि एक अभिषेक नाम का एक विद्यार्थी है, जो शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका एक सवाल है, क्या उसने पूछा था कि 3 और 7 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई आराम से तुम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखना। एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा मैंने सारी बातें उसी में की है, वो समझ में आ जाएगा। फिर भी तुम्हारा डाउट है कि सर 7 और 3 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको बता दे रहा हूं। फिर हम लोग चलेंगे उदाहरण नंबर 1 पर, एग्जाम्पल नंबर 1 पर। ठीक है ना। तो पहले देखिए, इसका जो डाउट्स है, जो अभिषेक है, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। इसने पूछा था सर कि 3 और 7 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। इसका एचसीएफ बंदे ने पूछ रखा है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि जब भी दो संख्याओं का एचसीएफ पूछेगा, तो सबसे पहले चेक करो कि इनमें से बड़ी कौन और छोटी कौन है ना। तो देख ही रहे हम लोग, क्या क्योंकि लिखना यहां पर कि इसमें जो 7 है ये बड़ा है किससे, 3 से। और मैंने बताया था कि जो छोटी संख्या होती है, ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो भाग करेंगे, यहां पर आएगा आपका 3 से भाग करेंगे 7 में, तो 2 बार भाग जाएगी, 2 तिहाई 6, शेषफल बचेगा 1। शेषफल जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोग भाग करते रहेंगे। ये हमारा कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जो यहां पर है। और इसका प्रयोग करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। तो शेषफल यहां पर 1 आया है, इसका मतलब अभी एचसीएफ मिला नहीं है। अब इस 1 से भाग करेंगे किसमें, 3 में। तो 3 आपका चलाएगा यहां पर, अब भाग जाएगी आराम से एकदम। 3 एकम में 3, 3 बार भाग जाएगी, आएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, 0 बच गया। इसका मतलब शेषफल आ गया 0। आज जैसे ही शेषफल 0 आता है, तो यही जो आपका भाजक होता है उसी को हम लोग कहते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ 1 आ गया इसका, है ना। अब ये 2 स्टेप में गया है, एक तो भाग यहां पर, एक भाग यहां पर, 2 स्टेप में गया है। तो इसके चरण भी लिख लो भाई। इसके चरण कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से। इसके चरण की अगर मैं बात करूं, तो चरण पहला स्टेप को समझो। पहले स्टेप में क्या है कि 7 है। 7 जो है 2 और 3, 3 और 2 गुणा करेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा हमारा। तो ये आएगा हमारे पास क्या, 7 बराबर लिखेंगे 3 गुणे 2 प्लस में 1। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप की बात करेंगे, दूसरा स्टेप आपका यहां से है, जो 3 दिया है इसको लिखेंगे हम लोग क्या कि 1 गुणे 3 प्लस में 0, और यही हमारा एचसीएफ बनता है। तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा कितना, 1, जो कि हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई अभिषेक, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई।
क्योंकि तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब इसको मिटाकर हम लोग चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, ताकि बच्चों के भी डाउट्स क्लियर होते रहे धीरे धीरे। वैसे बहुत अच्छा काम किया तुमने कि सवाल जो पूछा, ऐसे सभी बच्चे मैं चाहता हूं कि अपने डाउट्स को मेरे सामने रखें, ताकि उनके डाउट्स को मैं क्लियर करते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। मन में डाउट्स आना, इसका मतलब आप चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी डाउट्स होंगे मैं हर एक बच्चे का डाउट्स क्लियर करूंगा, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, मिटा रहा हूं इस चीज को। उसके बाद हम लोग इस एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं इस चीज को, मिटाते हैं भाई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है क्या, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मैंने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताया था इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। वो कहता क्या है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ ज्ञात करने की प्रक्रिया होती है। तो भाई जाहिर सी बात है कि दो संख्या दी है, इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें निकालना है एचसीएफ। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो पहले जो तरीका मैं अपना रहा हूं उस तरीके को ध्यान दीजिए और शांति से चुपचाप पहले सवाल को देखिए, समझिए, उसके बाद आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो दो संख्याएं, एक 4052, एक आपका 12576 है। लिखते हैं इसको। एक आपका 4052 दिया है और एक दिया है 12576। अब इनमें से देख रहे हैं कि ये बड़ा है, इसका मतलब मुंह इधर का खुलेगा। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करो। सिंपल चीज ये मैं बार बार बता चुका हूं। तो भाग करेंगे 4052 से भाग करेंगे किसमें? 12576 में भाग करेंगे। अब ये भाग जो है जाने वाली है 4 बार। 4 बार भाग जाएगी, नहीं 3 बार भाग जाएगी शायद, 3 बार, हाँ 3 बार जाएगी। 3 बार जाएगी तो आएगा 2 तिहाई 6, फिर 5 तिहाई 15, जीरो यहाँ पर है, 15 पूरा लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 4 तिहाई 12, इतना आएगा। अब आगे देखिए जी, 6 में से 6 जाए 0 बच गया, 7 में से 5 जाए 2 बच गया, 5 में से 1 जाए 4 बच गया, इतना गया हमारे पास। ठीक है, ये तो कट जाएगा आपका। इसका मतलब शेषफल अभी 0 नहीं आया है, हमें भाग और करनी पड़ेगी। अब 420 से भाग करेंगे 4052 में, तो ये जो आपका 4052 है इसको मैंने लिख लिया। अगेन अब भाग करेंगे तो भाग आपकी जो है कितनी बार जाएगी? आई थिंक मेरे ख्याल से हाँ 9 बार जाएगी। 9 बार जाएगी तो यहां पर आएगा, पहले 0 आएगा, 0 आ गया। उसके बाद जो है ये आपका जो है गुणा करेंगे, 9 दूना के 18, 18 के 8 लिखेंगे, हासिल आया 1, और 9 चौक के 36, 36 और 31 और एक हो जाएगा 37, इतना हमको मिलेगा। भाग घटाएंगे तो ये आपका जो है 0 घटेगा तो 2 बचेगा। उसके बाद मेरे भाई ये आपको घटाना है, तो इसमें से खासे लेंगे 15, 15 में से 8 जाए बचेगा आपका 7, इसमें खासे लेंगे हो जाएगा कितना? यहां पर बच गया आपका कितना? 9, 9 में से 7 जाए बचेगा 2, 272 आ गया। अभी भी आपका जो है शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब 272 से आप फिर से भाग करेंगे किसमें? 420 में। तो 420 में भाग करेंगे तो 420 को मैं यहां उतार लेता हूं। आराम से देखिएगा, हमें भाग तब तक ऐसे करते रहना है जब तक शेषफल का मान 0 ना आ जाए। ठीक है, देखिए तो यहां पर एक बार भाग जाएगी, ये आएगा 2, फिर 7 और ये हो जाएगा 2। घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास? देखिए ध्यान से, ये 10 में से 8 2 जाए बचेगा 8, यहां बच गया 11, 11 में से 7 जाए बचेगा 4, और ये आपका 3 है, 3 में से 2 जाए बचेगा 1, ये आएगा 148। अभी फिर भाग जाएगी, तो फिर भाग करेंगे 148 से किसमें? 272 में भाग करेंगे, और 272 में भाग करेंगे भाई तो एक बार फिर जाएगी भाग, एक बार फिर जाएगी तो आएगा 8 एक कम में 8, 4 एक कम में 4, 1 एक कम में 1। अब देखते हैं यहां पर क्या आ रहा है। ये जो आपका है, ये जो आपका 12 में से 8 जाए बचेगा 4, यहां बच गया 6, 6 में से आपका जो है 4 जाएगा बचेगा 2, और यहां पर आ गया 1, 124। अभी भाग जाएगी, देखते हैं कितनी बार भाग जाएगा, लेकिन कटेगा, ये टेंशन नहीं लेने का अपने का। फिर उसके बाद देखते हैं, ये आ गया 124 से भाग करेंगे 148 में, ये एक बार फिर भाग जाएगी,
तो आएगा 124, घटाएंगे तो आपके पास आ गया 4 और ये बच गया 2। फिर भाग ले जाओ मेरे भाई, भाग ले जाएंगे तो आएगा 124 में भाग ले जाएंगे तो ये आएगा कितना, ये आएगा 5, 5 जाएगा और ये आएगा 20, 120 हो जाएगा। अगेन एक बार जाएगी भाग, बचेगा 4, तो फिर आएगा आपके पास 24। अब कट जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा, इस एक कट जाएगा। यहां पर थोड़ा सा मैं इस स्टेप को आगे लिख रहा हूं, 4 बचा है, 4 को मैं यहां लिखता हूं और 4 से भाग करना आपका 24 में, तो 6 चौके 24, कट जाएगा आपका शेषफल आ गया 0। इतने स्टेप में आपका जो है भाग गई है, तो जिससे भाग पूरी पूरी कट जा रही है वही आपका एचसीएफ बनेगा, भाजक यही है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसके चरण कितने बनेंगे, देखिए पहली बात तो ये देखिए, ये आपका पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां, इनमें के 7 स्टेप या 7 चरण बनेंगे। लिख लेते हैं इसको भी, लिखेंगे यहां पर क्या चरण, हेडिंग बढ़िया से लिखिएगा क्योंकि यही तो आपको नंबर दिलाएंगे एग्जाम में। पहला स्टेप लिखते हैं, पहला स्टेप कैसे यूज करेंगे, 12,576 है, इसको लिखेंगे कैसे, 12,576 है, इसको लिखेंगे कैसे, 4,052 गुणे 3 प्लस 420, ये हो जाएगा 4,052 गुणे 3 प्लस में आएगा 420। ये पहला स्टेप कंप्लीट। अब इसमें लगाएंगे दूसरा स्टेप, तो दूसरा स्टेप आपका यहां पर होगा मेरे भाई, इसको कैसे लिखेंगे, 4,052 दिया बीच में, ये आएगा 4,052 बराबर कितना, 420 गुणे 9 प्लस 272, तो हो जाएगा 420 गुणे 9 प्लस में आएगा 272। ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। तीसरा स्टेप यहां पर यूज करना है और तीसरे स्टेप में लिखता हूं स्टेप नंबर 3 या चरण नंबर 3, ऐसे ही लिखना है आपको है। कैसे लिखेंगे इसको, 420 दिया है और 420 लिखेंगे 272 गुणे 1 प्लस में आएगा 148, तो आएगा 272, ये ना, हाँ 272, ये इतना ही तो आ रहा है, सॉरी 420 यहाँ पर है, 420 मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, सॉरी यहाँ पर 420 रहेगा, 420, उसके बाद फिर ये आएगा 420 गुणे, सॉरी 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस कितना आ गया 148 से था। उसके बाद चौथे स्टेप की बात करेंगे, चौथा स्टेप आपका ये वाला दिया है, इसको 272 लिखना है, तो आएगा 272 बराबर कितना 148 गुणे 1 प्लस में आएगा 124। सिंपल तरीका है, बस एक बार अगर आपने समझ लिया तो सब करते रहेंगे। अब आपका देखिए 148 यहां पर है, 148 लिखेंगे क्या, 124 गुणे 1 प्लस में 24, तो आएगा 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस में हो जाएगा 24। अगेन अभी आपका जो है छठवां स्टेप ये वाला है, इसको लिखेंगे 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस में बचेगा ऊपर 4, ये वाला 4 है ना। अगला देखिए ध्यान से, स्टेप नंबर 6 और 7, सातवें स्टेप की बात करेंगे, ये आपका है 24 लिखेंगे 4 गुणे 6 हो जाएगा 4 गुणे 6 प्लस में 0, और जिससे भाग करते हैं वही तो आपका एचसीएफ बनता है, तो लास्ट में लिख दीजिएगा क्या, अतः HCF बराबर में आ गया 4, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका यही तरीका है, आसान से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। बस थोड़ा सा ये लंबी प्रक्रिया गई है, बल्कि हालांकि सभी सवालों में ऐसे प्रक्रिया लंबी नहीं मिलेगी, कुछ सवाल मिलेंगे जिसमें एक आध दो सवाल थोड़ा बड़े जा सकते हैं, बाकी सभी सवाल बहुत छोटे छोटे मिलेंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। पहला एग्जाम्पल इतना बड़ा दे दिया है, लेकिन फिर भी घबराइए मत, आराम से इसको शांति से एक बार, 2 बार, 3 बार देखिएगा, समझ में पूरी बात आ जाएगी। और जब ये कर लेंगे तो इसके स्टेप भाई लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मेन तो यही आपका है। लेकिन ये लिखने के बाद अगर ये नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन तो ये देखा जाएगा आपका स्टेप आपने लिखे कि नहीं लिखे। ठीक है ना, तो दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है,
अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पर। मैं इसको मिटाता हूं और मिटाने के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जरा। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखा, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1 देखा। अब हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 2 है, और एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एक बार आपने क्वेश्चन की पकड़ समझ ली तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। और जस्ट इसी के बाद एग्जाम्पल नंबर जो 3 आने वाला है वो भी एकदम सेम इसी पैटर्न पर लगने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 ये दोनों सवाल बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए एक सवाल पे पकड़ मजबूत रखिए, दूसरा सवाल ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक मेरे भाई, तो पहले सवाल को देखते हैं, सवाल हमारा कहता क्या है। देखिए सवाल ये कह रहा है क्या कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। ऐसे सवाल समझ नहीं आएगा, पहले हम सवाल को खोलेंगे। खोलेंगे मतलब उसका हर एक स्टेटमेंट को ध्यान देंगे, तब जाके सवाल समझ में आएगा कि सवाल एक्चुअली में कहना क्या चाहता है और किस वैरायटी का सवाल है, सवाल हमारा किस लेवल का है, बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले मैं एक एक चीज को समझता हूं। ये कह रहा है क्या कि प्रत्येक प्रत्येक मतलब जितने भी है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q जैसा होता है। ये कहना चाहता है जितने भी है सभी धनात्मक पूर्णांक सम जो है वो 2q जैसे होते हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि जो धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक यहां पर है, धनात्मक समपूर्णांक की बात करेंगे हम लोग। और धनात्मक समपूर्णांक जो आपका है, समपूर्णांक ये कैसा होता है, सारे के सारे ये 2q जैसे होते हैं। धनात्मक समपूर्णांक जो होते हैं वो सारे के सारे 2q जैसे होते हैं या 2q के रूप का होता है। ये पहली बात है। दूसरी बात कह रहा है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक ये 2q + 1 के रूप का होता है। तो लिख दे रहा हूं यहां पर क्या, धनात्मक, इसकी भी हम लोग बात कर ले रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। और धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा होता है मेरे भाई, ये धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 2q + 1 के जैसा होता है। जितने भी धनात्मक समपूर्णांक है वो सारे के सारे 2q, और जितने धनात्मक विषम पूर्णांक है वो सारे के सारे 2q + 1 के जैसे होते हैं। ये बात हमें साबित करनी है, मतलब इस चीज को हमें सिद्ध करना है, इस बात को हमें साबित करना है। सवाल ये कहना चाहता है, जहां पर ये बोल रहा है कि Q जो है आपका, इसमें जो Q है, Q जो है आपका, ये बेटा आपका पूर्णांक है, Q आपका पूर्णांक है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको एक आपके सामने कुछ चीजें प्रस्तुत कर दूं जिससे लगे कि हाँ सच में धनात्मक समपूर्णांक वो इसके जैसे होते हैं और धनात्मक विषम पूर्णांक वो इसके जैसे होते हैं। फिर बाद में हम लोग मैथमेटिकल का प्रयोग करके या मैथमेटिकल चीजों का प्रयोग करके इस बात को साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे। पहले समझो, जो Q है आपका पूर्णांक है, और पूर्णांक आप जानते हैं कहां क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे डाटा बढ़ता जाता है। इधर भी लेंगे तो -1, फिर आएगा -2, इसके बाद फिर आ सकता है -3। ऐसे पूर्णांक आपके धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सब में होता है, पूर्णांक सभी होते हैं, ये है ना। तो जो Q है आपका, इस Q का मान हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। अब कुछ भी ले सकते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसमें Q का मान कभी 0, कभी 1, कभी 2, धनात्मक की बात करें, इसका मतलब लोग धनात्मक लेंगे, इधर वाला लेंगे। तो जब Q की जगह कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3 रखेंगे तो कैसा आता है, ये हमें चेक करना है। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं 2 रहेगा, Q की जगह हम लोग 0 लेते हैं तो 0 आएगा। फिर 2 रहेगा, Q की जगह हम लोग 1 रख के चेक कर लेते हैं। फिर 2 रहेगा, इस Q की जगह 2 रख के चेक कर लेते हैं। फिर 2 रहेगा, इस Q की जगह हम लोग 3 रख के चेक कर लेते हैं। ऐसे बहुत ढेर सारी संख्या रख सकते हैं। तो ये तो आपका 0 आएगा, ये 2 1 कम में 2, 2 आएगा, ये 2 दूना के 4 आएगा, ये 2 3 6 आएगा। ऐसे देख रहे हैं क्या कि 2 4 6 8 10 ऐसे मिलते जाएंगे। ये सारे के सारे सम तो है, सम ही है। सम का मतलब जो 2 से कट जाए, और ये सब के सब 2 से कटने वाले हैं,
है ना। इसका मतलब ये है कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो सारे के सारे बिल्कुल 2q के जैसे होते हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद अगर मैं इसी q का मान 0 1 2 3 रखूंगा तब ये कैसा आ रहा है देखा जाए। इसमें रख के चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 दिया है, q की जगह हम लोग कभी 0 लेंगे तो 0 + 1, फिर कामा लगा दिया। कभी 1 रख के चेक कर लेते हैं तो 2 1 + 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 q की जगह 2 रख लेते हैं तो 2 + 1, ऐसे डॉट डॉट रखते हैं। ये तो आपका बचेगा 1, ये आएगा 2 1 कम में 2, 1 जोड़े हो जाएगा 3, 2 दूना की 4 1 5, ऐसे डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहां पर क्या कि 1 3 5 7 9 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये सारे के सारे विषम ही तो है, और विषम जो है आपका वो किस रूप में लिखा गया है, 2q + 1 इस रूप में लिखा गया है ना। तो जितने भी सम पूर्णांक है वो 2q, और जितने भी विषम पूर्णांक है ये 2q + 1 के रूप का होता है। यही बात हमें साबित करनी है। मास्टर, हाँ मम्मी, पंखा खोला, खोल दी, ठीक है ना। तो इतना बस मुझे समझाना था। अब इसी को हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे एक बार मैं इसको बताता हूं, और जितना ध्यान से समझाया जाए उतना समझ लीजिएगा। एक बात और, इसमें यहां पर सम की बात करा, विषम की बात करा है। सम का मतलब ये कि जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित, अगर 2 से विभाजित है इसका मतलब वो सम है। अगर 2 से विभाजित नहीं हो रहा है या 2 से विभाजित नहीं है इसका मतलब वो विषम है। तो याद रखने वाली बात है, सम का मतलब जो 2 से कट जाए, विषम का मतलब जो 2 से न कटे। ये सारे के सारे 2 से कट रहे हैं इसका मतलब ये सम पूर्णांक है। ये सारे के सारे 2 से नहीं कट रहे हैं इसका मतलब विषम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक इसके जैसा होता है, विषम पूर्णांक इसके जैसा होता है। ये बात समझनी थी और इसी को हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था। और एक सवाल पे आपकी पकड़ रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप सवाल को समझ पाएंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार थोड़ा मिटाता हूं क्योंकि थोड़ा समय लिख लिख के समझना है बातों को। ठीक है, मिटा रहा हूं इस चीज को। तो प्यारे भाइयों, अभी हमने इस क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग समझा दिया कि पैटर्न सवाल का कहता क्या है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे और बड़े इत्मीनान के साथ मेरे शब्दों को ध्यान देना कि मैं क्या क्या इसमें कहूंगा और किन किन बातों को आपको पकड़ना है। शांति से चुपचाप देखिएगा सवालों को, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान देंगे तभी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। और 1 से 2 3 बार इस सवाल की प्रैक्टिस कर डालिएगा ताकि दिमाग में आपके सवाल बैठ जाए और आए पेपर में तो एकदम दिल खोल करके मुस्कुरा करके पेपर में लिख करके आओ, ठीक है ना। और ये सवाल अगर समझ में आया तो इसी के जैसा एग्जाम्पल नंबर 3 भी है जो एकदम इसी के जैसा है, बस इसमें कुछ बातें थोड़ा सा अलग है लेकिन सेम वही पैटर्न का लगाना है हमको। तो आइए देखिए ध्यान से, देखिए सवाल को लगाने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक बार फिर से याद दिला रहा हूं मैं आप लोगों को, जो इसका में सवाल में प्रयोग किया जाएगा। ये कहता क्या है कि दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r, जहां पर r जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर, यहां पर बराबर का भी साइन है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब r 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है परंतु b से छोटा है, ये इसका मतलब है। इसलिए इसमें जो सिंबल यूज हुए हैं इसका बहुत ध्यान देना, क्योंकि अब इसी सिंबल का हमें प्रयोग करके चीजों को समझना है। तो अब ये कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा, ध्यान दो। सवाल ये कहता है क्या कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q, q के आगे 2 लगा है और यहां पर q के आगे b लगा है, यही पकड़ना आपको है ना। q के आगे 2 लगा है, यहां भी q के आगे 2 लगा है, एकदम सेम सवाल है। यहां भी q के आगे b लगा है, इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग में देखिए, q के आगे 2 है, q के आगे 2 है और यहां पर q के आगे b है। इसका मतलब दिमाग में ये बैठ गया होगा कि भैया जो b है उसके जगह पे 2 कर दिया है सवाल में। अगर यहां पर
तीन होता तो बी का मान 3 दिखाता हमको, लेकिन यहां पर 2 दे रखा है तो दिमाग में इतना तो बैठा होगा कि भैया Q के आगे B है, सवाल में Q के आगे 2 लगा दिया तो B की जगह 2 यहां पर लिखा गया है। तो अगर इतना समझ में आ गया कि B के जगह 2 है तो मतलब B का मान हमें 2 लेना पड़ेगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लेता हूं मैं यहां पर कि माना सवाल में यही पकड़ना है आपको कि B बराबर हमें मिल गया 2। क्यों? सवाल में Q के आगे 2 था, मैंने देख लिया। अब इसको हम लोग इसमें रखते हैं, रखने के बाद क्या मिलेगा जरा देखिए, ये आएगा आपके पास, इसलिए A बराबर 2Q प्लस R, जहां पर R का मान जो है 0 से बड़ा है परंतु B से छोटा है और B का मान 2 है तो 2 ले लिया। बस इतना याद रखो। अब देखिए R का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर परंतु 2 से छोटा है, 2 छोटा मतलब 1 हो सकता है, ये कहना चाहता है। जिससे समझाऊं अगर आपको कि जैसे मान लिया जाए कि अगर A है या फिर ऐसे कह लिया जाए कि X है, ये आपका 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है परंतु 5 से छोटा है, तो X के कौन कौन मान आ सकते हैं? देखिए X का तो मान एक आपका 1 आएगा क्योंकि X का मान 1 के बराबर है और 1 से बड़ा भी है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा, 5 नहीं लेंगे क्योंकि X का मान 5 से छोटा है। तो इतने सारे X के मान हमको मिलने, अगर ऐसा कुछ दिया है तो ले सकते हैं। सेम कंडीशन यहां पर भी है, R का मान 0 से बड़ा है, एक 0 के बराबर भी है परंतु 2 से छोटा है, तो R का पॉसिबल मान क्या क्या हो सकता है? एक तो आपका 0 हो सकता है, 0 के बराबर भी है यहां पर, और एक आपका 2 से छोटा मतलब 1 आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी बनेगी आपके R की, मतलब 2 मान मिलेंगे, एक आपका 0 और एक आपका 1 मिलेगा। ये ध्यान देना है। इस चीज को मैं समीकरण नंबर 1 नाम देता हूं। ऐसे में समीकरण नंबर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दूं क्योंकि आगे इसी का हमें प्रयोग करना है। समीकरण नंबर 1 मैंने इसका समीकरण नंबर 1 नाम दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब ऑटोमेटिक हम चीजों को समझते हैं। एक बार R का मान 0 रखेंगे, एक बार R का मान 1 रखेंगे, तो 0 रखेंगे और 1 रखेंगे तो हमारे पास केवल 2 केस बनेंगे। ये ध्यान रखो, 2 केस बनेंगे, तो दोनों केस जब बनेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें हमें जो कहती थी वो सिद्ध हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं और मिटाने के बाद 2 केस बनाता हूं। पहला केस देखिए, मैं लिखता हूं यहां पर क्या कि केस नंबर फर्स्ट, ऐसे सिस्टमेटिक लिखेगा। केस नंबर फर्स्ट, जब R बराबर, क्योंकि R के 2 मान मिले हमको है, जब R बराबर 0 हो तब, जब R बराबर 0 हो तब लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या दिखाई देगा हमको कि A बराबर R का मान हमें 0 रखना है, तब हमारे पास आएगा कितना, 2Q प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो आएगा A बराबर 2Q। अब देख ही रहे हैं क्या कि जो 2Q है, ये 2Q अगर मैं देखूं तो 2Q आपका 2 से कट जाएगा, Q आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये जो 2Q है ये 2 से विभाजित है, और जो संख्या 2 से विभाजित है वो तो भैया सम ही होता है ना। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि चूंकि, ऐसे लिखेंगे, चूंकि 2Q 2 से विभाजित है या 2 से विभाज्य है, ऐसे लिखेंगे, विभाज्य है, अतः 2Q एक धनात्मक समपूर्णांक है, क्योंकि 2 से कट गया इसलिए सम होगा। 2Q धनात्मक एक समपूर्णांक है। इतना हमें पहला केस में मिल गया। सेकंड केस की जब मैं बात करूंगा तो उसमें R का मान 1 लेंगे मेरे भाई। सेकंड केस लगाते हैं, केस नंबर सेकंड की बात की जाए तो लिखेंगे यहां पर क्या कि जब R बराबर 1, क्योंकि यहां पर R का मान तो 1 ही मिल रहा है, R बराबर 1 हो तब हमको क्या मिलेगा, समीकरण 1 से R का मान 1 रख देंगे यहां पर,
समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या है भाई, a बराबर 2q प्लस 1। अब ये देख रहे हैं यहां पर क्या कि ये तो कदापि 2 से नहीं कटने वाला, क्योंकि एक इसमें जुड़ गया है। अगर ये 2 होता, 4 होता तो कट जाता, लेकिन 2q प्लस 1 है, कट नहीं सकता। तो हम ये देख रहे हैं क्या, चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि 2q प्लस 1 2 से, ऐसे लिखेंगे 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अतः जब 2 से विभाजित होगा तो विषम बन जाएगा। अतः 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इतना हमें करना था। तो हमने तो भाई सिद्ध कर दिया कि जितने आपके सम पूर्णांक है वो 2q, धनात्मक पूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक आपके 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इतनी बात हमने सिद्ध कर ली, और यही पैटर्न फॉलो करना है आपको एग्जाम में। ये अगर तरीका लगाते हैं तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलने वाला है, कहीं पर भी कोई नंबर कटेगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, इसी के जस्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, और समय भी काफी हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 3 मैं अगले वीडियो में बता दूं, और उसी के साथ हम लोग प्रश्नावली भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 बढ़िया से देख लीजिएगा। जिन बच्चों का डाउट्स रहेगा वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे कि सर ये काम है। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा रोक करके वीडियो को। अब जिन बच्चों का डाउट्स रहेगा भाई वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये डाउट्स है, मैं उन सभी बच्चों को डाउट्स दूर कर दूंगा। हम लोग बेहतरीन तरीके के साथ सवालों को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, और जितने भी समस्याएं आप लोग सामने आएंगी मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक मेरे भाई, तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ फिर से। तब तक के लिए आप सभी लोगों से मिलना चाहूंगा अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, और फिर मिलेंगे कल। ठीक है।